दक्षिण भारत के राजवंश में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के बारे में पढ़ा था, जिसमें वातापी के चालुक्य वंश और बेंगी के चालुक्य और पल्लव वंश के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में जाना था। उसी क्रम में आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें राजपूत वंश है और कल्याणी के चालुक्य वंश हैं तथा चोल वंश के इतिहास की महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग उत्तर भारत में देखते हैं, विभिन्न राजपूत राजाओं ने विभिन्न क्षेत्रों पर शासन किया, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी विभिन्न शासकों ने अपने अपने क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाए रखा और वहां पर शासन संचालित किया। उसी में से एक राजपूत वंश है। अब राजपूत वंश में सबसे पहले हम लोगों को देखना है संस्थापक। राजपूत वंश के संस्थापक कौन थे? तो राजपूत वंश का संस्थापक जो था दंतदुर्ग था। अब दंतदुर्ग की एक और बातें हम लोगों को मिलती हैं, जैसे प्रतिहार वंश हम लोग जो पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि उसने एक बार हिरण्यगर्भ यज्ञ का आयोजन करवाया था। उसमें प्रतिहार राजा जो था नागभट्ट प्रथम जो था, उसने वहां पर दरबार का कार्य किया था। तो ये वही दंतदुर्ग है जिसने राजपूत वंश की स्थापना की थी। राजधानी अगर हम लोग बात करें तो राजपूतों की राजधानी मान्यखेत थी, तो हमें ध्यान में रखना है। संस्थापक दंतदुर्ग और राजपूतों की राजधानी जो थी वो मान्यखेत थी। प्रमुख शासकों में हम लोग देखें तो किर्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोघवर्ष, किर्ण द्वितीय, किर्ण तृतीय, ये ऐसे प्रमुख शासक हुए राजपूत वंश के, जिन्होंने अपनी राजनीतिक उपलब्धियों की बदौलत राजपूत वंश को दक्षिण भारतीय इतिहास में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचाया। अभी जैसे राजपूतों की चाहे जब चर्चा होती है तो राजपूत वंश ऐसा था जिन्होंने अपना प्रभाव दक्षिण भारत की राजनीति में तो बनाए ही रखा काफी लंबे समय तक। ये उत्तर भारत की राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे और समय समय पर इन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में भी दखल अंदाजी की। जैसे आगे अभी हम लोग देखेंगे, पाल प्रतिहार के साथ राजपूत त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए। इसको उत्तर भारत में भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि कन्नौज में एक आयुध वंश हुआ करता था जिसके विभिन्न शासक थे, चक्रायुद्ध, हलायुद्ध, वज्रायुद्ध। तो कन्नौज का क्षेत्र जो है वो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था। तो उस समय कर का जो माध्यम था या इनके राजा की आय का जो सबसे प्रमुख स्रोत हुआ करता था वो कृषि ही था। इसलिए हर कोई शासक ये चाहता था जो उपजाऊ क्षेत्र हो उस पर शासन हमारा ही स्थापित रहे, जिससे कृषि के रूप में या फसल के रूप में मैक्सिमम लगान उसे प्राप्त होगी। उत्तर भारत की राजनीति में कन्नौज का क्षेत्र उसी के लिए महत्वपूर्ण था कि वहां पर भी जो भी शक्तिशाली राजा होते थे या जो भी वंश शक्तिशाली होता था उसका प्रयास यही रहता था कि उस क्षेत्र पर हमारा भी प्रभाव स्थापित रहे। तो जो कन्नौज को लेकर के युद्ध का प्रारंभ होता है उत्तर भारत से पाल और प्रतिहारों को हम लोग देखते हैं। उस त्रिपक्षीय संघर्ष में दक्षिण भारत से राजपूत भी जाते हैं और उन्होंने वहां की राजनीति में बराबर हस्तक्षेप किया, चाहे प्रतिहार वंश का कोई शासक रहा हो, चाहे पाल वंश का रहा हो। हर किसी शासक को उन्होंने अपने अपने समय में पराजित किया, लेकिन वो वहां पर कभी शासन नहीं किए, बल्कि उत्तर भारत की राजनीति में वो जब शासकों को पराजित कर देते थे तो पुनः वह दक्षिण भारत चले जाते थे। तो कहने का मतलब उनकी इस प्रकार की नीति ही थी कि उत्तर भारत की राजनीति में खाली अपना प्रभाव बनाए रखते थे, उसके बाद पुनः वापस चले आते थे और दक्षिण भारत में जहां पर उनका मेन शासन था उन क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किए रहे। ये तो प्रमुख शासकों की बात हो गई, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय और कृष्ण तृतीय। इसमें कृष्ण प्रथम को हम लोग देखते हैं। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कल हम लोग काटी पढ़ रहे थे, वहां पर भी कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया जो राज सिद्धेश्वर मंदिर के रूप में हम लोग पढ़ रहे थे। तो वहां पर नरसिंह वर्मन ने करवाया था। वो काटी का कैलाश मंदिर है और ये एलोरा का कैलाश मंदिर है। इसको हमको स्पेशली ध्यान रखना है, किसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था जो कि राजपूत वंश का शासक था। और यह मंदिर है कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है।
और ये एकात्म मंदिर है। इसको स्पेशली हमें यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किन प्रथम ने करवाया, कहाँ पर है ये, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कांची के कैलाश मंदिर की बात होगी तो पल्लव काल से संबंधित है। अभी जैसे हमने चर्चा की त्रिपक्षीय संघर्ष की, इस त्रिपक्षीय संघर्ष की उत्तर भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला, जिसमें पाल, प्रतिहार और राजपूत वंश के जैसे जैसे क्रमवार राजा होते गए, वो सक्रिय रूप से उन युद्धों में भाग लेते गए, और उसका परिणाम यही था कि कन्नौज के क्षेत्र पर हर कोई अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था, लेकिन राजपूत सिर्फ उत्तर भारत की राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित करना चाह रहे थे, और वहां पर वो जो भी शासक होता था उनको पराजित करके पुनः दक्षिण भारत लौट आते थे। यही सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं त्रिपक्षीय संघर्ष की। अब आगे देखते हैं, इस वंश का अंतिम शासक जो था राजपूत वंश का तृतीय था। इसके दरबार में कन्नड़ कवि रहते थे। अब इसको हमें ध्यान रखना है, कन्नड़ कवि एक थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। ये किसके दरबार में रहते थे? ये किरण तृतीय के दरबार में रहते थे, जो कि इस वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ करता था। अब राजपूत वंश का समापन कैसे हुआ? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तैलक द्वितीय एक है जो कल्याणी के चालुक्य वंश है। अब जैसे चालुक्यों की कई शाखाएं थी, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बादामी के चालुक्य, वहां पुलकेशिन द्वितीय को हम लोग देख रहे थे, उसने हर्षवर्धन को पराजित किया, बाद में वो पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन से पराजित हो जाता है, तो वो बादामी के चालुक्य थे। फिर बेगी के चालुक्य को हम लोगों ने पढ़ा था। ये तैलक द्वितीय जो था ये कल्याणी का चालुक्य था, क्योंकि इनका प्रभाव क्षेत्र जो था वो कल्याणी था। तो वही तैलक द्वितीय था जिसने राजपूतों को पराजित करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसको हम लोग कल्याणी के चालुक्य वंश के नाम से जानते हैं। तो चालुक्य वंश में हम लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है 3 वंशों को, बादामी के चालुक्य, बेगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। धर्म की हम लोग बात करें तो राजपूत शासक जो थे धर्म सहिष्णु थे। कहने का मतलब किसी एकात्म धर्म को उन्होंने नहीं अपनाया था, बल्कि शैव, वैष्णव, जैन तथा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, और सभी धर्मों को उन्होंने बराबर महत्व दिया। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, ये राजपूत शासकों के समय में ही निर्मित हुई। उन गुफाओं की खास बात क्या है? तो 34 गुफाओं में चित्र हम लोगों को प्राप्त होते हैं, जिसमें 1 से लेकर के 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से लेकर के 29 तक हिंदू धर्म, और 30 से लेकर के 34 तक जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। और इन गुफाओं का उल्लेख करने का श्रेय किसको दिया जाता है? एक फ्रांसीसी यात्री थे थेबियन, इसको हमें ध्यान में रखना है कि सर्वप्रथम एलोरा गुफाओं का इन्हीं थेबियन ने ही उल्लेख किया था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि 1826 में सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने अपनी पत्रिका नैरेटिव ऑफ जर्नीज में उसका उल्लेख किया था, जिससे सभी लोगों को या यूं कहिए भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं या विश्व लेवल के आर्कियोलॉजिस्ट को उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट कराया था। चार्ल्स मैसन को हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भूमिका फ्रांसीसी यात्री थेबियन की है, जिन्होंने सर्वप्रथम इन एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का उल्लेख किया था। ये हो गई महत्वपूर्ण बातें। राजपूत वंश में संस्थापक दंतदुर्ग, राजधानी, मान्यखेड़, प्रमुख शासकों की बात करें, किरण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोघ वर्ष, किरण द्वितीय, किरण तृतीय। एलोरा के कैलाश मंदिर की बात करें, किरण प्रथम ने करवाया, इसका निर्माण करवाया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। त्रिपक्षीय संघर्ष की बात की जाएगी तो पाल, प्रतिहार और राजपूत। इस वंश के अंतिम शासक की बात करें कृष्ण तृतीय था, इसी के दरबार में एक कन्नड़ कवि रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। तैलक द्वितीय जो कि कल्याणी के चालुक्य के रूप में बाद में प्रसिद्ध हुए, उन्होंने राजपूत वंश को पराजित करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसको हम लोग इतिहास में कल्याणी के चालुक्य के रूप में पढ़ते हैं। राजपूत शासक जो थे धर्म सहिष्णु थे, शैव, वैष्णव तथा जैन धर्मों में जैन धर्मों से जुड़े हुए थे। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। 34 गुफाएं हैं, 1 से 12 बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदू धर्म, 30 से 34 जैन धर्म से संबंधित है। और इन एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले कौन थे? फ्रांसीसी यात्री थे थेबियन, उन्होंने सर्वप्रथम इसका उल्लेख किया था। अब इतनी चीजें हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है जो महत्वपूर्ण है। आगे अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में। 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जैसे संस्थापक की बात करेंगे तो तैलक द्वितीय हमें ध्यान रखना है,
इसने ही राजपूतों को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। राजधानी देख लेते हैं चालुक्यों की, तो मान्यखेट या कल्याणी थी। इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था विक्रमादित्य षष्ठ। विक्रमादित्य षष्ठ जो था ये सबसे प्रतापी शासक हुआ करता था। इसी के दरबार में कहा जाता है एक मिताक्षरा नामक हिंदू विधि ग्रंथ की पुस्तक लिखी गई। क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ की पुस्तक है जिसकी रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। ये 2-3 क्वेश्चन हम लोगों को कल्याणी के चालुक्य में ध्यान रखने हैं। अब इन्होंने किसको पराजित किया, तो राजपूत शासकों को पराजित किया। तृतीय वहां पर अंतिम शासक था तैलप द्वितीय ने पराजित किया। उसी ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। राजधानी लोगों की देखें तो मान्यखेट या कल्याणी थी, क्योंकि मान्यखेट जो थी वो राजपूतों की भी राजधानी थी। तो प्रारंभ में इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेट ही बनाई थी, लेकिन बाद में लोग अपनी राजधानी कल्याणी को बना लेते हैं। तो उसी कल्याणी के नाम से ये प्रसिद्ध होते हैं चालुक्य वंश। आगे फिर हम लोगों को देख लेते हैं चोल वंश पढ़ना है। चोल वंश की क्या क्या खास बातें थी। चोल वंश के संस्थापक की अगर हम लोग बात करें तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। राजधानी इनकी देखें तो तंजौर थी। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। इन्होंने तमिल क्षेत्र में पल्लवों के बाद चोल वंश की स्थापना की। कहने का मतलब प्रारंभ में जहां पर पल्लवों का क्षेत्र हुआ करता था, या यूं कहें जो तमिल क्षेत्र था जहां पर काफी लंबे समय तक पल्लवों ने अपना प्रभाव स्थापित किया था, उसी क्षेत्र में बाद में चोल वंश की स्थापना होती है, जिसका संस्थापक विजयालय था और इन्होंने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। चोल वंश में बात करें, राजराज प्रथम जो था तंजौर में उसने एक राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है कि राजराज प्रथम ने तंजौर में, क्योंकि तंजौर उनकी राजधानी थी, वहीं पर उसने एक राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम ने ही श्रीलंका पर आक्रमण कर वहां के शासक जो महिम पंचम थे उनके क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ पर राजराज प्रथम को हमें ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन स्पेशली। तो उसने तंजौर जो राजधानी हुआ करती थी चोलों की, वहां पर राजराजेश्वर शिव मंदिर की स्थापना करवाई और उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया, जहां श्रीलंका के शासक हुआ करते थे महिम पंचम। उनको पराजित करके उनके कुछ क्षेत्रों पर चोलों का प्रभाव स्थापित किया या वहां पर शासन किया। राजेंद्र प्रथम को इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। चोल काल का सबसे प्रतापी शासक की बात की जाए तो राजेंद्र प्रथम को माना जाता है। राजेंद्र प्रथम ने ही पाल शासक हुआ करते थे, महिपाल। अब चूंकि महिपाल की यहाँ पर पाल वंश की बात करेंगे तो पाल वंश का जो प्रभाव क्षेत्र था वो बंगाल का क्षेत्र था। कहा जाता है 8वीं शताब्दी में वहां पर गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। जैसे पीछे हम लोग हर्षवर्धन में पढ़े हैं, तो हर्षवर्धन में जब हम लोग पढ़ रहे थे शशांक के बारे में कि शशांक ने जब राजवर्धन की हत्या कर दी थी, तो वहां पर अपने परिवार का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने शशांक पर आक्रमण किया और गौड़ शासक का वध किया। तो जब शशांक की मृत्यु हो जाती है तो बंगाल में कहा जाता है काफी लंबे समय तक अराजकता की स्थिति बरकरार रहती है। ऐसी अराजकता की स्थिति को समाप्त करने के लिए वहां की जनता ने स्वेच्छा से ही गोपाल नामक व्यक्ति को पाल वंश का राजा बना दिया। तो वहीं से ओमान के लिए पाल वंश प्रसिद्ध होता है। बाद में उसमें बहुत सारे प्रतापी राजा भी होते हैं, जैसे वहां पर हम लोग धर्मपाल को पढ़ते हैं, देवपाल को पढ़ते हैं। तो वही था महिपाल। अब चूंकि बंगाल में हम लोग देखें तो वहां पर गंगा नदी बहती थी, तो गंगा नदी का क्षेत्र हुआ करता था। तो वहीं पर राजेंद्र प्रथम ने जब महिपाल को पराजित किया तो वहां पर 2-3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं। तो सबसे पहले उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की, इसको ध्यान रखना है। स्पेशली राजेंद्र प्रथम को ध्यान में रखना है। इसने बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल का शासक उस समय हुआ करता था महिपाल। तो महिपाल को इसने जब पराजित किया, पराजित करने के बाद इसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नगर बसाया जिसको इसने अपनी राजधानी बनाया, और साथ ही उसी राजधानी के पास इसने एक चोल गंगम नामक तालाब का भी निर्माण करवाया। इसमें 3-4 क्वेश्चन इसमें पुटअप हो रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। ये 4-5 क्वेश्चनों में से इसको हमें ध्यान में रखना है कि राजेंद्र प्रथम सबसे प्रतापी शासक,
उसने बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय पाल वंश का शासक महिपाल शासन कर रहा था। उसको पराजित करने के बाद, क्योंकि बंगाल में गंगा नदी बहती है, इसलिए उसने वहां पर गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और वहां पर गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नगर भी बसाया, जिसको उसने राजधानी बनाया। और उसी राजधानी के पास ही उसने एक चोलगंगम नामक तालाब का निर्माण करवाया। ये तो इतनी बातें हो गई राजेंद्र प्रथम से संबंधित। अब इस वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय हुआ करता था। तो कहने का मतलब चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय था। तो ये इतनी बातें, महत्वपूर्ण बातें हो गई चोल वंश में। और कल्याणी के चालुक्य वंश में, कल्याणी के चालुक्य वंश की बात की जाए तो संस्थापक की बात करेंगे तैलभ द्वितीय, राजधानी मान्यखेड़ या कल्याणी। सबसे प्रतापी शासक की बात करें विक्रमादित्य षष्ठ था और मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की। चोल वंश में हम लोग आए, इनकी राजधानी तंजौर हुआ करती थी। संस्थापक अगर देखें तो विद्यालय थे। इसी विद्यालय ने तमिल क्षेत्र में, जहां पर पल्लवों का शासन हुआ करता था, उसी क्षेत्र में चोल वंश की स्थापना की। अब राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम को हमें ध्यान में रखना है। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया और श्रीलंका पर आक्रमण किया उसने, और वहां के शासक महिम पंचम थे, उनको पराजित करके श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों को भारतीय साम्राज्य में या चोल वंश के साम्राज्य में मिला लिया था। राजेंद्र प्रथम को इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम ने ही बंगाल पर आक्रमण किया और वहां के पाल वंशी शासक हुआ करते थे महिपाल, उनको पराजित करने के बाद उसने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नगर बसाया, जिसको उसने अपनी राजधानी बनाया था। और उसी राजधानी के पास ही चोलगंगम नामक एक तालाब का निर्माण करवाया। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो राजेंद्र तृतीय हुआ करता था। तो इस क्रम में हम लोगों ने उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों को पढ़ा और समझने का प्रयास किया। दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश हम लोग यूनिट में थे उसको हम लोगों ने पढ़ा और समझने का प्रयास किया। अब आगे के वीडियो में हम लोग उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों या यूं कहे राजपूतों की जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां थी उससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की जो सांस्कृतिक और सामाजिक उपलब्धियां हैं उससे संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।